हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। देखिए, वैसे तो यूट्यूब पे कई लोगों ने डाल रखा है, लेकिन मैंने देखा है तरीके से किसी ने नहीं समझा रखा है। जो हमको क्लासरूम में समझाने को मिलता है, डाउट्स वगैरह पूछते हैं, केस लॉज की साइटेशंस वगैरह, कौन से केस लॉज हम मेंशन करना चाहें किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, तो हर सेक्शन में हम केस लॉ पढ़ें तो हमारा पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा। तो उसी तरह एकदम डीपली हम पढ़ना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। और जब हम डीपली पढ़ते हैं तो वो हमें याद रहता है, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दो डेट्स दे रखी है आपको, इसके एनेक्टमेंट की और इसके एनफोर्समेंट की। इसकी एनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट की। तो आपको पता होना चाहिए कि एनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट में डिफरेंस क्या है। देखिए, एनेक्टमेंट का मतलब कोई भी बिल, जैसे कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, लोकसभा, राज्यसभा, इनसे पास होके, या फिर स्टेट के केस में स्टेट इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से पास होके गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास जाता है। और इन दोनों के एज द केस में भी जो साइन है बिल के ऊपर आ जाते हैं, तो वो उस दिन से एनेक्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव असेंबली थी, इसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती थी। तो ये जो कानून वानून बने, इस पे वाइसरॉय के साइन हुए, और उस दिन से ये जो है, ये 25 अप्रैल 1872 को एनेक्टमेंट हो गया इसका। फिर कोई भी कानून जो होता है उसमें एनेक्टमेंट तो हम कर देते हैं कि हाँ भाई, हमने कानून बना दिया, तो हम ये भी मेंशन करते हैं कि इस डेट से ये कानून लागू होता है। 1 सितंबर 1872 इज़ द डेट ऑफ एनफोर्समेंट, यू मस्ट रिमेंबर। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मेरा गला ख़राब हो रहा है। हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। देखिए, सेक्शन 2 है जिसमें प्रपोज़ल की डेफिनेशन दे रखी है। ये प्रपोज़ल क्या होता है? देखिए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई कैसे करेगा? सिग्निफाई कैन बी सिग्निफाइड बाय ओरल वे, रिटन वे, राइट, इन एनी वे। इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू भी सिग्निफाई कर सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू भी सिग्निफाई कर सकता है। टू अनदर, न्यूज़पेपर के थ्रू का एग्जांपल होगा कार्लियल वर्सेस कार्बोलिक वाला केस, जो हम आगे बढ़ेंगे। टू अनदर, हिज विलिंगनेस टू डू, हिज विलिंगनेस। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट की टर्म है, विलिंगनेस जो है, कि उसकी विलिंगनेस है, राइट। हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कि कोई कार्य करना या उसको ना करना, उसकी इच्छा वो जताता है किसी दूसरे इंसान को। साथ में विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, यानी कि उसके पास एक इंटेंशन है कि वो सामने वाला, जो उसके सामने जिसको प्रपोजल वो दे रहा है, उसका एसेंट ले, ये उसका इंटेंशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये इस पूरी डेफिनेशन की। विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। देखिए, हम समझते हैं इसको बड़े आसान शब्दों में। सपोज़ मैं ब्लैंक स्क्रीन कर देता हूँ। सपोज़ एक पर्सन है ए, राइट। ए ने बी को बोला कि भाई बी, क्या तुम अपनी बाइक मुझे 10,000 रुपये में बेचोगे? तो ये क्या हुआ? ये प्रपोज़ल हुआ। किसने प्रपोज़ करा? ए ने। तो ए कौन हुआ? प्रपोज़र या ऑफरर? तो बी कौन हुआ? ऑफरी, राइट। तो ए ने प्रपोज़ करा कि तुम अपनी बाइक 10,000 में मुझे बेचोगे क्या? तो ये क्या हुआ? एक तरह का प्रपोज़ल हुआ। अब सपोज़ आप कहीं पे जाते हो किसी मार्केट के अंदर या किसी बड़े शोरूम वगैरह के अंदर, वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, अलग अलग, या ये, और सब पे इनके प्राइस टैग लगे हुए हैं, सब पे लगे हुए हैं प्राइस टैग। तो क्या ये प्रपोज़ल होगा? भाई, वो शॉप वाला है या फिर जो शोरूम वाला है, उसने अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर प्राइस टैग लगा रखे हैं, वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, तो क्या वो प्रपोज़ल है? देखिए, वो प्रपोज़ल नहीं है। इट इज़ जस्ट एन इन्विटेशन, इन्विटेशन टू ए प्रपोज़ल, इन्विटेशन टू ए प्रपोज़ल और ए इन्विटेशन टू एन ऑफ़र, राइट। आगे चलते हैं। देखिए, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें से हमको क्या समझ में आता है? उसमें से समझ में आता है कि हम क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट निकाले।
पहला है एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। सो विलिंगनेस मस्ट बी क्लियर एंड कम्युनिकेटेड। और साथ में क्या था, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। ये डेफिनेशन में था ना, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, राइट। सो इट कैन बी पॉजिटिव एक्ट और ए नेगेटिव एक्ट, यानी कि इसमें दोनों था ना, एक्शन इन एक्शन एब्सटिनेंस का, तो वो दोनों इसके अंदर आ गए। अब हम समझते हैं और गहराई से प्रपोजल को केस लॉ के थ्रू। तो पहला केस लॉ है लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। देखिए, जो डेफिनेशन आपको बताई और जो एग्जांपल्स मैंने दिए, ये आप एक बार अच्छे से समझ लें तो कभी नहीं भूलेंगे कि प्रपोजल क्या होता है। डिटेल्ड में लिख के आ सकते हो कहीं पे भी। तो की इंग्रेडिएंट्स आपको क्या समझ में आया अभी तक जो मैंने बताया, कि सबसे पहला तो दे आर हैविंग एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, राइट, लीगल ऑब्लिगेशंस। और दूसरा क्या समझ में आया, अभी मैंने ऑब्जेक्टिव बताए थे, क्लियर एंड डेफिनेट टर्म्स के अंदर आपने कम्युनिकेट करी चीज़ें, और आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट, इनविटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए। इनविटेशन टू ऑफर से क्या समझे आप, शोरूम के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लगा रखे थे, उन पर प्राइस टैग लग रहे थे, वो ऑफर नहीं है, इट इज़ जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। तो हम पढ़ते हैं लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913। इसमें क्या था कि एक बच्चा जो है वो गुम गया था। अब सर्वेंट को भेजा कि बच्चा ढूंढ के लाओ। अब जब सर्वेंट निकला घर से, उसके बाद में एम्प्लॉयर ने इशू करा क्या, रिवार्ड, कि जो मेरा बच्चा ढूंढ के लाएगा उसको पैसा मिलेगा। सर्वेंट को ये पता नहीं था, तो सर्वेंट बच्चा ढूंढ लाया। अब बाद में सर्वेंट जो है पैसा मांगता है बाप से कि भाई मेरे को पैसा दो। तो ये बोला गया कि ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस यहाँ पे नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि ऑफ़र हमने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स में, दैट ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। तो यहाँ पे क्या था, सर्वेंट को ऑफ़र कम्युनिकेट ही नहीं करा गया। अगला केस लो देखते हैं, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। ये भी बहुत अच्छा केस है जो हम ऑब्वियसली हम सब ने पढ़ा है। तो इसके अंदर वही, ये कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देती है कि हमारा भाई ये प्रोडक्ट यूज़ करिए तो आपको फ्लू नहीं होगा, अगर फ्लू हो जाता है तो हम इतने वैसे आपको वापस दे देंगे। तो इसको एक ऑफ़र माना गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग है। कोई कंपनी, इनविटेशन टू ऑफ़र नहीं माना गया, इसे ऑफ़र माना गया, क्योंकि वो गारंटी दे रहे थे कि आप जो है हमारा प्रोडक्ट यूज़ करिए, अगर फिर भी आपके फ्लू होता है तो हम आपको इतने रुपए देंगे। कंडीशंस वगैरह सेट कर दी यहाँ पे, तो कंडीशनल ऑफ़र हो गया, राइट। तो इसे माना गया कि ये एक ऑफ़र टू द पब्लिक था। और केस लो देखना चाहो तो बालफोर वाला देख लो। बालफोर वर्सेस बालफोर में क्या हुआ था, हस्बैंड ने जो है वाइफ को प्रॉमिस करा था कि मैं पैसा दूंगा। अब भाई हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस करा, या आपके भाई ने आपको प्रॉमिस करा, दो भाइयों के बीच में प्रॉमिस, बहन के बीच में भी हो सकती है, जेंडर सेंसिटिव बोलो। तो भाई या बहन आपस में हो गए, माता पिता ने प्रॉमिस करा आपस में, माँ बेटे ने प्रॉमिस करा, बाप बेटे ने प्रॉमिस करा। ये सारे प्रोमिसेस क्या हैं, या कौन सी रिलेशनशिप है। इस तरह की रिलेशनशिप में जो हम प्रॉमिस करते हैं, वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है दैट वी डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, राइट। तो प्रपोजल का एसेंशियल एलिमेंट क्या है, प्रपोजल मस्ट बी मेड विद द लीगल इंटेंट, एल्स वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा। तो हस्बैंड ने ये प्रॉमिस करा था वाइफ को कि सेपरेशन के दौरान मैं तुमको ऐसा ऐसा पैसा भेजूंगा। बाद में उसने भेजना बंद कर दिया, तो वाइफ ने क्या करा, सू कर दिया। वाइफ ने एज ए कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में सू करा, लेकिन ये कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी था भाई। वाइफ को देखो, वो अलग बात है कि हर जाना और ये सब मेंटेनेंस वगैरह चाहिए, तो उसकी सेपरेट प्रोसीडिंग्स होती है, सेपरेट लॉज हैं उसके। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं इस सीरीज़ को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसी तरह डिटेल्ड में हम आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे। सोचो कि एक डेफिनेशन के अंदर हमने इतनी डिटेलिंग कर दी है, तो सोचो हम आगे जब मेन सेक्शंस आएंगे तो किस हिसाब से हमारी पढ़ाई होने वाली है। सो दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ये समझिए। आगे चल के मैं धीरे धीरे वीडियो के ड्यूरेशंस बढ़ाते जाऊँगा और बोलना थोड़ा कम करूँगा। ओके, थैंक यू।